इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिमर्स के बारे में। ट्रिमर्स में आपके हाथ कांपने लगते हैं, आपका सर कांपने लगता है, आपकी बॉडी कांपने लगती है। ज़्यादातर लोगों को जब ये मसला होता है तो वो गूगल के सर्च इंजन पे जाके ट्रिमर्स या शेकिंग ऑफ हैंड लिखते हैं, तो गूगल का जो सर्च इंजन है वहाँ पे उनको पार्किंसंस डिजीज़ लिखी हुई नज़र आती है, जिसकी वजह से वो डर जाते हैं, वो स्ट्रेस में आ जाते हैं और अपनी इस प्रॉब्लम को मज़ीद बढ़ा लेते हैं। जो ट्रेमर्स होते हैं इनको पार्किंसंस डिजीज़ के साथ जोड़ा जाता है, मगर ऐसा हरगिज़ ज़रूरी नहीं है कि आपको आने वाले जो ट्रिमर्स हैं वो पार्किंसंस डिजीज़ की वजह से हों। एक तरह के ट्रिमर्स होते हैं जिन्हें एसेंशियल ट्रिमर कहा जाता है। मसलन जब आप कोई काम करना चाह रहे होते हैं, जैसे आपने अपने हाथ में कप पकड़ा और आपके जो हाथ हैं वो कांपना शुरू हो गए, आपने अपने हाथ में कलम पकड़ा, आपके हाथ कांपना शुरू हो गए, आपने कोई ग्लास उठाया तो आपके हाथ कांपना शुरू हो गए, मगर जो ही आपने रेस्टिंग पोजीशन में रखा ये ठीक हो जाते हैं। इन्हें एसेंशियल ट्रिमर्स कहा जाता है। ये यंग लोगों में ज़्यादा देखने को नज़र आ सकते हैं और इसकी एक कॉमन वजह एंजाइटी हो सकती है। दूसरी तरह के ट्रिमर्स होते हैं जिन्हें रेस्टिंग ट्रिमर्स कहा जाता है। मसलन जब आप रेस्ट पोजीशन में होते हैं, कोई काम नहीं कर रहे होते तो आपके हाथ कांप रहे होते हैं, मगर जो ही आप कोई काम करते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। इस तरह के जो ट्रिमर्स होते हैं वो पार्किंसंस डिजीज़ की वजह से हो सकते हैं, मगर इस तरह के ट्रिमर्स इतने कॉमन नहीं है। जो सबसे कॉमन ट्रिमर्स हैं वो एसेंशियल ट्रिमर्स होते हैं, जो कि एंजाइटी की वजह से हो सकते हैं। अब इन ट्रिमर्स की वजह से कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन तो नहीं होती, बट आप सोशल गैदरिंग नहीं कर सकते, आप खा नहीं सकते, आप पी नहीं सकते, आप ड्रेसिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आपको लोगों के सामने जाते हुए एम्बेरसमेंट फील होती है। तो तब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर जो डॉक्टर होता है वो आपको बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, एंटी सीजर्स ड्रग दे सकते हैं या कोई डिवाइस आपको दे सकते हैं। अब आप जो भी कर रहे हैं इनमें से, इसके साथ साथ आप एक आसान काम कर सकते हैं। एक रिसर्च है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ, जिसमें आपको विटामिन B2 और CoQ10 का इस्तेमाल करना है। विटामिन B2 और CoQ10 आपके ट्रिमर्स को कम कर सकते हैं, मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि विटामिन B2 का और CoQ10 का ट्रिमर से क्या ताल्लुक है या हमें कितना लेना चाहिए ताकि हम इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकें। तो जो विटामिन B2 और CoQ10 है इसका ताल्लुक आपके माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। बॉडी की जो एनर्जी की फैक्ट्री होती है उसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसे बॉडी का पावर हाउस भी कहा जाता है, जहाँ से आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इंसान के नर्वस सिस्टम को अच्छे तरीके से काम करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए आपके माइटोकॉन्ड्रिया का हेल्दी होना ज़रूरी है। तो जब किसी को आसाबी बीमारी हो या किसी को न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ हो तो उनकी वजह से उनका जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ख़राब हो जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उस एनर्जी को बॉडी की ATP भी बोलते हैं, या बॉडी की आप करेंसी बोल सकते हैं, या फिर सिंपल ज़ुबान में आप इस ATP को बॉडी की बैटरी भी बोल सकते हैं। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसको फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत होती है, एक कंपाउंड की ज़रूरत होती है जिसे FAD बोलते हैं। ये FAD फूड में से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन्स के बहाव में मदद करता है। ये एंटी एजिंग है, इसके आप सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। बट इस कंपाउंड को जो FAD है इसको काम करने के लिए विटामिन B2 की ज़रूरत होती है। जो विटामिन B2 है वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया को तो मदद करता ही है, इसके साथ साथ ये फैटी एसिड को भी सपोर्ट करता है। आपके नर्वस सिस्टम की जो ऊपर की लेयर होती है, जो आइसोलेशन होती है, जिसे माइलिन शीट बोलते हैं, उसको प्रोटेक्ट करता है। और जिन लोगों में विटामिन B2 की कमी होती है उनमें न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ होने के जो रिस्क होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इसी तरह से उनके जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर सूजन आ जाती है, उनके ऊपर वाली जो माइलिन शीट है वो ख़राब हो जाती है। इसके अलावा अगर आप में विटामिन B2 की कमी होगी तो इसकी वजह से आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस या डायमेंशिया का सामना भी करना पड़ सकता है। अक्सर लोग विटामिन B2 को माइग्रेन या हेडेक के लिए इस्तेमाल करते हैं, मगर आप किसी भी आसाबी प्रॉब्लम के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन B2 माइटोकॉन्ड्रिया की हिफाजत के लिए एक प्रीकर्सर का काम करता है, तो इसलिए जब भी आपके हाथ कांपते हैं तो उनको ठीक करने के लिए आपको विटामिन B2 की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर हम CoQ10 की बात करें तो CoQ10 भी ठीक इसी तरह काम करता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोटेक्ट करता है, माइटोकॉन्ड्रिया की बैटरी को चार्ज करने में मदद करता है। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है वो लोग स्टैटिन नाम की एक दवाई खा रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, मगर इस स्टैटिन की वजह से आपके जो CoQ10 लेवल्स हैं वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल या मस्कुलर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए बाहर के ममालिक में जब भी स्टैटिन दी जाती है साथ में CoQ10 भी दिया जाता है, ताकि आपके CoQ10 लेवल्स कम ना हो, आपका माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे से काम कर सके। अब इस वीडियो को मैं कंक्लूड करता हूँ और आपके लिए मज़ीद आसान कर देता हूँ। तो करना क्या है कि आपने 400 मिलीग्राम में विटामिन B2 लेना है। ये एक वाटर सोलेबल है, तो इसको आप सुबह के टाइम ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपने 500 मिलीग्राम में CoQ10 लेना है। CoQ10 एक फैट सोलेबल है, तो आप दिन के खाने के साथ इसे ले सकते हैं। इसके साथ साथ दो चीज़ें आपने और करनी है, एक विटामिन B12 का टेस्ट और दूसरा थायराइड का टेस्ट, क्योंकि इनकी वजह से भी आपको ट्रिमर्स हो सकते हैं। अब आपने इनको आजमाना है और मुझे कमेंट में बताना है कि इससे आपको कितना फ़ायदा हुआ। आई होप कि जिस तरह से मैग्नीशियम से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ,
इससे भी बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। दुआ में याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।